तो आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट टू इक्वालिटी पर रहेंगे फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18। उसमें 12 13 को भी अपन इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो फिर आज एक नया फंडामेंटल राइट स्टार्ट करेंगे। राइट टू इक्वालिटी के बाद कौन सा राइट आता है? राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल 19 टू 22 के बारे में बात की हुई है। पहले कुछ क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन बन रहे कि नहीं। क्वेश्चन बनना बहुत जरूरी होता है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है, इसको हम लोग वैसे कल भी टाइम मैंने दिया था आप लोगों को सॉल्व करने का। इसका आंसर क्या आ रहा था? सभी लोगों का सी आ रहा था, आप लोग रीड कर चुके हो तो जल्दी से देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज आर अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया। इसका मतलब है फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं क्या? फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू पर्सन्स, लेकिन नॉट ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड्स बोथ सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर्स। फॉरेनर्स को हम और क्या बोलते हैं? एलियंस। ध्यान रहेगा। तो फंडामेंटल राइट्स दोनों को मिलते हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसको मिले हुए हैं? सिटीजन्स को मिले हुए हैं। अब कौन से फॉरेनर को मिले हुए हैं वो पता करना डिफिकल्ट है, तो केवल ये पता कर लो कि ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ और सिर्फ किसको मिले हुए हैं? सिटीजन्स को। वो याद करना काफी आसान भी है। आर्टिकल 15 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 15 हाँ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। फिर आर्टिकल 16 किसके बारे में बात करता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फिर आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, उसको अपन देखेंगे स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिल्कुल। उसके बाद है 29 एंड 30। सिर्फ ये वाले फंडामेंटल राइट्स हैं जो किसको अवेलेबल है? ओनली टू सिटीजन। इसका मतलब बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स किसको अवेलेबल है? सिटीजन्स एज वेल एज एलियंस, दोनों के लिए अवेलेबल है। लेकिन ये वाले फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ किसको मिले हुए हैं? सिटीजन्स को। अब जो हम पढ़ चुके हैं, अच्छा आर्टिकल 14 किसको मिला? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों को, क्योंकि उसका नाम यहां पर है क्या? नहीं है। इसका मतलब आर्टिकल 14 इज आल्सो अवेलेबल टू बोथ फॉरेनर एज वेल एज सिटीजन। अब जल्दी से देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू फॉरेनर सिटीजन लिविंग इन इंडिया। मतलब वो सिटीजन भारत के क्या? वो फॉरेन सिटीजन है, लेकिन कहां रह रहे हैं? भारत में। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ये कौन से आर्टिकल के बारे में बात कर रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ आया था ना। तो ये किसके बारे में बात करता? अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन से हमको पता चल गया 15 के बारे में बात करता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। तो ये फॉरेनर्स को मिला हुआ है क्या? नहीं मिला हुआ है, तो फर्स्ट को अपन कट कर देते हैं। अब देखो फर्स्ट कहां पर है? यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, तो दो ऑप्शंस तो मेरे चले गए, स्टेटमेंट 1 को ही एलिमिनेट करते हैं। सेकंड देखो, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। अब राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये कहां पर दिया? हम लोग बार बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। अंडर राइट टू लाइफ 21A में दिया हुआ है। और राइट टू लाइफ तो किसको है? दोनों को मिला हुआ, क्योंकि उसका नाम यहां पर है क्या? नहीं। इसका मतलब ये मिला हुआ है क्या फॉरेनर्स को? आंसर इज यस। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, बिल्कुल उनको भी लाइफ एंड लिबर्टी का हमने अधिकार देकर रखा है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये कौन सा है? आर्टिकल 19 है, तो ये मिला हुआ है क्या? नहीं। सो आंसर मेरा सिर्फ क्या होगा? 2 and 3 ओनली, दैट इज सी। ये सभी लोगों ने आई थिंक सही किया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर दिए हुए हैं 15, 16, 19, 29 किसके बारे में बात करता है? 29 और 30 हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। ये माइनॉरिटीज को कल्चरल एंड माइनॉरिटीज के राइट्स दिए हुए हैं कहां पर? 29 एंड 30 में, अपन देखेंगे उनको। लास्ट क्या देखो? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन। उनको उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाने के भी अधिकार है, प्लस उनको प्रोटेक्ट करने के भी अधिकार है, लेकिन वो अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे जब ये आर्टिकल्स आएंगे। अभी तो क्वेश्चन था, चूंकि उसमें चीजें दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, काफी इजी है। बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है? हाँ, क्या आ रहा है इसका? डी। ठीक है, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटेरियन एंड डेस्पोटिक, डेस्पोटिक मतलब अत्याचारी रूल इन द कंट्री, ऑपरेट एज लिमिटेशंस ऑन द आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर एंड प्रोटेक्ट द लिबर्टीज ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट। देखो पूरा का पूरा स्टेटमेंट कैसा नेचर में? इट इज नेगेटिव इन नेचर। ये समझ में आ रहा है? हर चीज पर रोकथाम कर रहा है। और हमने फंडामेंटल राइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखे थे दैट फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर, क्योंकि वो स्टेट को रोकते हैं, अत्याचारी बनने से रोकते हैं। डेस्पोटिक रूल, अथॉरिटेरियन रूल को रोकते हैं कि किसी एक आदमी की नहीं चलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन की बात सुनो, कोई ऐसे लॉज आप नहीं बना सकते जिससे आप लोगों की लिबर्टी ले लो, है ना, बोल सकते हैं लाइफ ले लो। सो प्रोटेक्ट द लिबर्टीज ऑफ द पीपल अगेंस्ट इन्वेजन बाय द स्टेट, वो स्टेट के अगेंस्ट है ना, फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट। सो इट इंपोजेस नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द स्टेट। सो किसके बारे में बात करता है? फंडामेंटल राइट्स एंश्राइंड इन द
कॉन्स्टिट्यूशन। अब बाकी को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अभी अपन ने पढ़ा नहीं है बट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में दिया हुआ है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है हमको, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करती है। एंड फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब नेगेटिव इन नेचर का मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स स्टेट को रोकता है कि ये मत करना, वो मत करना, ऑथोरिटेरियन मत बन जाना, डेस्पोटिक मत बन जाना, लोगों की लाइफ एंड लिबर्टी ले मत लेना, है ना, अत्याचार मत कर देना, टाइटल्स वगैरह को खत्म कर देना। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहां पर दिया हुआ है, पार्ट 4 में दिया हुआ है। और ये कैसे है, पॉजिटिव। ये स्टेट को रोकते नहीं है, ये स्टेट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप ये करो, आप इक्वालिटी लाने की कोशिश करो, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आओ। तो ये क्या हो रहा है, काइंड ऑफ पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन। तो जब भी पॉजिटिव आए तो आप क्या चूज करोगे, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमने कहां से कॉपी किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वहां पर दिए हुए थे, ये दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में भी था, लेकिन मेनली इट्स लाइक द, बोलो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वैसे हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे, आयरिश या सोवियत यूनियन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। तो ध्यान रहेगा, डीपीएसपी को हमने कहां से कॉपी किया है, आयरिश। और ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरिश कहां है, ये आयरलैंड, इंग्लैंड के बगल में कौन सा देश है, आयरलैंड। दो हैं, ऊपर वाले पोर्शन को आयरलैंड, जो एक आइलैंड है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, वो किसका पार्ट है, ब्रिटेन का। और एक आयरलैंड नाम का देश भी है, तो ध्यान रहेगा। सो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड किसका पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम का। यूनाइटेड किंगडम नाम सुना ना, यूके, यूके में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, है ना, इंक्लूडिंग वेल्स, है ना, पर वेल्स तो इंग्लैंड का ही पार्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, ये तो ऐसी कोई बात नहीं करती। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ये तो मजाक करने के लिए दिया हुआ है, इसको इग्नोर कर देना। हम लोगों ने देखा भी था फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं, नेगेटिव इन नेचर। ये क्या करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। व्हाई नेगेटिव, बिकॉज इट इंपोजेस लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट या फिर स्टेट। और इन केस ऑफ देयर वायलेशन वन कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट जाना है तो 226। एज अ मैटर ऑफ राइट सिर्फ कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट। एज अ मैटर ऑफ राइट मतलब अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में, तो सुप्रीम कोर्ट आपको एंटरटेन करने से मना कर सकती है, नहीं, उसको करना ही पड़ेगा, आपके केस को सुनना ही पड़ेगा। हाई कोर्ट मना कर सकती है, हाँ, बिकॉज हाई कोर्ट आप एज अ मैटर ऑफ राइट जा रहे हो क्या, नहीं, क्योंकि वो तो 226 में दिया हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाना भी अपने आप में क्या है, फंडामेंटल राइट, क्योंकि वो कहां पर दिया हुआ है, 32। और हमने देखा 12 to 35 क्या दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स। इजी होते जा रहे हैं कंसेप्ट क्वेश्चन के फॉर्म में, और पता चल जाएगा। चलो ये देख लो जल्दी से, ऊपर दिया भी हुआ है क्वेश्चन, किस पे, जल्दी से बताओ कौन से आर्टिकल पे, इसलिए वही बता रहा हूं कि इस पे ध्यान मत देना, क्वेश्चन को पढ़ो बस। क्या आ रहा है आंसर, ए, सी, हाँ, और बोलो किसके क्या आ रहे हैं, बोलते जाओ, लिखते जाऊंगा मैं। दो तो ऑप्शन आ चुके हैं, ए, सी। किसी का बी और डी नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ए आ रहा है, सी, ठीक है, 50-50 जा रहे हो। चलो देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये वाले स्टेटमेंट को रीड करना बहुत जरूरी था। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट, करेक्ट के बारे में पूछ रहा, मतलब हमको सही स्टेटमेंट को टिक करना है। पहला क्या बोल रहा है, द रिजर्वेशन एक्सटेंडेड टू शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा हैज बीन सैंक्शन्ड डायरेक्टली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, बोलो, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है ये चीज रिजर्वेशन के बारे में। आंसर इज यस। हम लोगों ने क्या देखा था, इंदिरा साहनी जजमेंट भी देखा था, है ना। सो वहां पर क्या है, डायरेक्टली रिजर्वेशन की बात हुई थी, तो फिर क्या हुआ था, पार्लियामेंट में कुछ अमेंडमेंट वगैरह किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, रिजर्वेशन के बारे में डायरेक्टली उन्होंने कहा लिख दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में। सो जो रिजर्वेशन एक्सटेंड होता है शेड्यूल कास्ट को, डायरेक्टली दिया हुआ है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, आंसर इज यस। तो पहला तो करेक्ट है। दूसरा देखो, द रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब प्रमोशन एक्सटेंडेड टू शेड्यूल ट्राइब हैज स्टैट्यूटरी बैकिंग ऑफ द पार्लियामेंट। स्टैट्यूटरी बैकिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, लेकिन पार्लियामेंट ने लॉ बना के उसको हमको वो चीज दे दी है। पार्लियामेंट बहुत सारी चीजों पे लॉ बनाता, तो स्टैट्यूटरी मतलब इसको किसकी बैकिंग होना चाहिए, लॉ की। तो क्या रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब प्रमोशन जो शेड्यूल ट्राइब को मिलता है, क्या उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग है पार्लियामेंट की।
उसको तो डायरेक्टली किसकी बैकिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन की बैकिंग है, क्योंकि हमने देखा था 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी इंदिरा साहनी केस के अगेंस्ट। इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, प्रमोशन में रिजर्वेशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो बाद में पार्लियामेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और बोले नहीं इट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल। फिर उन्होंने बोला क्या कि बोले आप वो मत करना, क्या बोलते हैं उसको, कैरी फॉरवर्ड रूल, लेकिन उन्होंने उसको भी चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। तो इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग है क्या, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट पूछ रहा है तो 1 ओनली। तो ए कितने लोगों ने दिया था, ठीक है, बाकी सबने क्या दिया था, सी। रिजर्वेशन इन प्रमोशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना रिजर्वेशन इन प्रमोशन को किसकी बैकिंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है ना। दिस स्कीम इज क्वालिफाइड एंड डज नॉट अप्लाई टू ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स। क्वालिफाइड मतलब सिलेक्टेड जगह ही आपको क्या मिलता है, रिजर्वेशन के बेनिफिट। फॉर एग्जांपल आर्म्ड फोर्सेज में रिजर्वेशन होते हैं, नहीं होते, ध्यान रहेगा। क्रोनोलॉजी हम लोगों ने पहले भी देख चुके थे। इंदिरा साहनी जजमेंट, इसको एक और क्या बोलते थे, इंदिरा साहनी केस को मंडल कमीशन केस है ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी थी रिगार्डिंग प्रमोशन। उन्होंने कुछ सीलिंग भी लगाई थी, 50% कैप लगाई थी, है ना, कि उसको वॉयलेट मत करना, सिर्फ कब करना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में। फिर प्रमोशन पे भी उसने क्या बोला था, प्रमोशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसके बदले में कौन लेके आया था, पार्लियामेंट कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया था, 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसमें क्या करा था, अलाउड गवर्नमेंट टू ट्रीट बैकलॉग वैकेंसी एज डिस्टिंक्ट ग्रुप, और उसने फिर 50% की सीलिंग्स को भी क्या किया था, ब्रेक किया था। 82nd में उन्होंने क्या किया था, प्रमोशन में भी क्या कर दिया था, रिजर्वेशन अलाउ कर दिया था, ध्यान रहेगा। बाद में 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसने प्रमोशन में भी रिजर्वेशन को अलाउ किया, उसको फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। किस केस में, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। किस केस में दोबारा चैलेंज किया, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये मत करना, पार्लियामेंट ने उसको ओवर रूल कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। तो क्या इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं किया जा सकता क्या, सुप्रीम कोर्ट, किया जा सकता है। तो दोबारा किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, और यहां उसने किस बेसिस पे किया, उन्होंने बोला ये क्या वॉयलेट कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आप प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दो, लेकिन अब आपको क्या शो करना पड़ेगा कि आखिर इतनी क्या मजबूरी फंस गई आपकी कि आपको रिजर्वेशन प्रमोशन में भी देना पड़ रहा है। इनिशियल अपॉइंटमेंट में दे दिया, ओके अलाउड है, लेकिन अगर प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे रहे हो तो नाउ यू हैव टू शो द कंपेलिंग रीजंस कि अब हमारी इतनी क्या मजबूरी फंस गई। क्योंकि रिजर्वेशन कब मिलता है, व्हेन द पर्सन इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, बोला जा सकता है। सो अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन देना, सो यू हैव टू शो द, बोलो, क्वांटिफाइबल डेटा, है ना, कि कंपेलिंग रीजंस क्या है, आखिर ऐसा आप क्यों देना चाहते हो। सिर्फ पॉलिटिकल शो ऑफ तो नहीं कर रहे हो, यही होता है ना मेनली। तो सो आपको डेटा वगैरह देना पड़ेगा, बट डेटा देना कोई बहुत बड़ी बात है क्या, नहीं। वो रिजर्वेशन देके बोलते हैं कि डेटा भी दे रहे हैं आपको, काम तो चलाओ अभी फिलहाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये आ गया। किसके बारे में, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। इसके दो मीनिंग थे, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब जिसको दोनों के मीनिंग मालूम है वो इस आंसर को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर दे सकता है। क्या आ रहा है, सी, हाँ, चलो देखें। आर्टिकल 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉनोटेशंस, नो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन इज अबव द लॉ। इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना। ये किसने दिया था वैसे, अगर हम रिवाइज करें तो एवी डाइसी। डाइसी इस प्रिंसिपल था ना, उसने 3 चीजें बताई थी, और ये कौन था, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट था, इसी ने इसके बारे में बात बताई थी। तो उसका जो सेकंड प्रिंसिपल था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मींस ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। तो यही है, नो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन इज अबव द लॉ, ये बात सही है, बिल्कुल यस। इक्वल्स विल बी ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ, ये हमने कहां से कॉपी किया था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, कि अगर दो लोग अनइक्वल पोजीशन पे तो उनको आप इक्वल कैसे ट्रीट कर सकते हो। सो इक्वल्स विल बी ट्रीटेड इक्वली, अगर इक्वल है तो ही उनको इक्वल ट्रीट करना, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ थ्रू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रहेगा। सो ये वाला सही है क्या, हाँ। थर्ड भी देख लो। अच्छा, आर्टिकल 14 2 बारों में बात करता था, इसने दोनों ऑप्शन दे दिए, पर इसने तीसरा भी दे दिया। अब देखो, नो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल शुड बी प्रिविलेज्ड और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी बाय द गवर्नमेंट, ये सही है। ये आर्टिकल 14 में दिया है क्या, हाँ। देखो, अगर इस थर्ड स्टेटमेंट, इम्प्लिसिट की बात नहीं कर रहा हूं, उसके मतलब क्या है, तो देखना थर्ड वाला एक्चुअली फर्स्ट वाले को ही दोबारा बताने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से सुनो। नो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल शुड बी प्रिविलेज, मतलब किसी को भी कोई विशेष अधिकार मत देना
ये किसी के साथ भी कोई भेदभाव मत करना, किसने, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो सही है, बिकॉज ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ चलता है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा। सो देखो अगर आपको मान लो थर्ड वाले पे डाउट भी होता ना, थर्ड वाले पे डाउट भी होता तो भी आपको 1 और 2 तो सही है ये पता है ना, सो 1 और 2 किस स्टेटमेंट में, केवल और केवल सी में ही है, तो भी आपका आंसर आ जाता क्योंकि क्वेश्चन इजी था। आर्टिकल 14 के 2 पार्ट थे, ये किसको मिला हुआ था, पर्सन्स को, क्यों, बिकॉज इट अवेलेबल टू बोथ सिटीजंस एज वेल एज फॉरेनर्स, है ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ऑलरेडी अपन लोग सारी चीजें देख चुके हैं। और ये रूल ऑफ लॉ किसने बताया था, एवी डाइसी, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट था, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एकदम इजी है, 10 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हो आप लोग। हो गए 10 सेकंड, क्या आया आंसर, सी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ, अच्छा फंडामेंटल राइट किस किस के लिए, किसके अगेंस्ट अपने को अवेलेबल है, तो ये कौन सा आर्टिकल बताता, पहले तो ये बताओ, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या बताता है, देखो फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ स्टेट, स्टेट के अगेंस्ट हमको क्या मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स, और ये स्टेट की डेफिनेशन कहां पर दी हुई है, दैट इज गिवन इन द आर्टिकल 13। आर्टिकल नंबर 13 में स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है, और स्टेट का मतलब क्या था उसमें, पार्लियामेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर प्लस स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बोर्ड्स, लोकल गवर्नमेंट्स, और फिर क्या बोला था, प्राइवेट इंडिविजुअल्स वर्किंग टू फुलफिल द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट, वो लोग भी किसमें आते हैं, स्टेट की डेफिनेशन में। सो बिल्कुल आर्टिकल 13 पे क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ स्टेट ओनली, क्या सिर्फ स्टेट ओनली टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स अलोन, ये क्या, नहीं, स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल्स ओनली टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स अलोन, नहीं, सी वाला ज्यादा ब्रॉड है, देखो स्टेट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कमर्शियल एंटिटीज टू इंडिविजुअल्स एंड कमर्शियल एंटिटीज, ये सही है क्या, हाँ, अगर ये किसके अंडर वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अंडर वर्क कर रहे हैं, तो इनके अगेंस्ट भी आपको क्या मिल जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स। प्राइवेट इंडिविजुअल्स अलोन, कैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट मिलते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी मिले हुए हैं, तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा मेरा, सी, दैट इज 3। ध्यान रहेगा, हम लोगों ने देखे थे, ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। और क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन को देख लो, 10 सेकेंड का ये भी, हाँ कौन सा आर्टिकल है, बात कर रहा है प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कहां दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 15 में दिया हुआ है। सो डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे प्रोहिबिट करता हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, हाँ कास्ट, फिर सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो अब यहां पर यही चीजों को ढूंढना, देखो जेंडर एंड कास्ट ओनली, क्या सिर्फ इन दो के बीच में दिया हुआ है, देखो जेंडर तो दिया हुआ है, कहां जेंडर मतलब सेक्स, कोई जेंडर भी ले सकते हैं, तो जेंडर और कास्ट में तो दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे मना किया है क्या, नहीं, अदर ग्राउंड्स भी हैं, ये बात सही है, ये दो तो सही है, लेकिन सिर्फ इनके बेसिस पे क्या, ओनली भी लिखा हुआ, दैट इज, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जेंडर, कास्ट, रिलीजन, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ, और एनी ऑफ देम भी होता तो भी, लेकिन इसमें अगर ओनली लिखा है क्या, आगे नहीं लिखा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्या लिखा है, जेंडर, एजुकेशन, क्या एजुकेशन यहाँ पे कोई ग्राउंड है क्या, एजुकेशन के बेसिस पे तो डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं ना, एजुकेशन के बेसिस पे तो डिस्क्रिमिनेशन होता भी है, भाई अनपढ़ को थोड़ी आईएएस बना देने वाले, बोला ना कि बोले कम से कम ग्रेजुएशन मांगता, ग्रेजुएशन नहीं है तो भागो यहां से। लास्ट क्या लिखा हुआ, कास्ट, एजुकेशन, रिलीजन एंड रेस ओनली, तो एजुकेशन एजुकेशन करके कंफ्यूज कर दिया है, ध्यान रहेगा। वैसे रिजर्वेशन किस बेसिस पे दिया हुआ है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उसमें इकोनॉमिक वर्ड है क्या कहीं पर, अब आ गया है, लेकिन ध्यान रखना आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, है ना। अगर इनके अलावा कोई और ग्राउंड अवेलेबल है तो डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, हाँ। फॉर एग्जांपल जेंडर की मैं बात करूं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था सेक्स या जेंडर, इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, यस, वुमेन्स आर नॉट अलाउड इन कॉम्बैट ऑपरेशन, क्यों, बिकॉज along with the gender, along with the sex, one other ground is also available, उसको क्या बोल सकते हैं, मेडिकल ग्राउंड्स आर ऑल्सो अवेलेबल, कि भाई महिला पुरुषों से नहीं लड़ पाएंगी वहां जाके बॉर्डर पे, स्पेशली पाकिस्तानियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, डी, एकदम इजी है। इनमें से क्या सब लोगों के बीच इक्विटी लाना चाहता है, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन सब में इक्वालिटी लाना चाहता है, हाँ, प्रियम्बल से ही हम लोगों को पता चलता, हम प्रियम्बल कर भी चुके हैं। लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, हाँ वो भी सब लोगों में इक्वालिटी लाना चाहते हैं, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, सारे रिलीजन सारे कास्ट के लोगों के लिए
लॉज एक जैसे एप्लीकेबल होते हैं। स्कीम्स और प्रोग्राम जैसे फॉर एग्जांपल इसका कोई एग्जांपल दे सकता, मनरेगा। मनरेगा क्या लाना चाहती है, क्या लाना चाहती है मनरेगा, बोलो। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ठीक है, मनरेगा, इसमें एमजी नरेगा होता है ये तो। वैसे ये क्या लाना चाहती है, इक्वालिटी। इक्वालिटी ये कैसे लाना चाहती है, बोलो। इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना चाहती है, सबको पैसा देना चाहती है ताकि सब लोग बराबर अर्न कर पाए। तो ये भी इक्वालिटी लाना चाहती है। लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट फॉर एग्जांपल जैसे वो क्या लेके आए, ट्रिपल तलाक। बोले हिंदू लोगों में है क्या ट्रिपल तलाक, तो मुस्लिम में भी नहीं होना चाहिए, सबको क्या बना दो, इक्वल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल आप सबने पढ़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 कहां पर दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। इजी था ये वाला क्वेश्चन तो एकदम। एक क्वेश्चन और है, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल याद करने का तरीका समझ में आया। एक ही तरीका, क्वेश्चंस करोगे तो आर्टिकल वगैरह ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। सी, चलो एक का आ गया है सी। सी और डी में तो चलो दोनों ही लिख देता हूं। और किसका क्या आ रहा है, हाँ सी, बी आ रहा है राजनंदिनी का, सी। और किसका, शुभम का क्या आ रहा है, डी। ज्योति का क्या आ रहा है, चलो मैं एक चीज बता देता हूं, सी डी नहीं है आंसर। अब बताओ, ज्यादा चीखो। चलो देख लेते हैं, मैं ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूं चीख चीख के, फिर भी गलत आंसर कर रहे हो। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले बड़े ध्यान से सुनो, बड़ा इजी है एकदम, करंट अफेयर्स पे भी है। बीच में भी आंध्र प्रदेश हरियाणा वाले ये क्या तमाशे कर रहे हैं बैठ के, इनके चीफ मिनिस्टर ये बोल रहे हैं कि अब हम बाहरी स्टेट के लोगों को यहां आने ही नहीं देंगे जॉब करने, क्योंकि वो आते हैं। जैसे हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बोला मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने जो बात बोली एक्चुअली वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करती तो वहां क्या लग जाना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल। उस स्टेट गवर्नमेंट को भगाओ, हटाओ, बोल सकते हैं। प्रेसिडेंट रूल का मतलब यही होता है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर दो, हटा दो, और किसका रूल लगा दो, प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट मतलब लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। लेकिन चूंकि हरियाणा में किसकी गवर्नमेंट थी, बीजेपी की, तो बच गया वो, है ना। आंध्र प्रदेश में उनको अभी पंगा लेना नहीं था बीजेपी वालों को, क्यों, क्योंकि वहां वो वैसे ही वीक है। अब देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ अगर राजस्थान करता ना तो हटा दिया होता अब तक उनकी सरकार को। देखो अभी, इफ अ स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नॉट टू अलाउ एनी लेबरर फ्रॉम अदर स्टेट्स टू गेट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन इट्स स्टेट, देन इट इंपिंजेस, मतलब किसको हड़पता है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। बोल रहा है कि अगर कोई स्टेट, मान लो अपना मध्य प्रदेश, क्या बोले कि भाई हमारे यहाँ जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जॉब्स हैं तो बाहर के लेबर मध्य प्रदेश में आके काम नहीं कर सकते, सो वो किस फंडामेंटल राइट को हड़पने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले देखना, राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब यहां पर तो 4 आर्टिकल हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 5 आर्टिकल हैं। उनमें से कोई आर्टिकल समझ में आ रहा है, नहीं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, सॉरी, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ये फंडामेंटल राइट है, अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। लेकिन किसके बारे में बात कर रहा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अगर आप किसी और आदमी को रोकोगे तो आप इस फंडामेंटल राइट को शायद क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे, है ना। तो ये आप नहीं कर सकते, तो ये आंसर हो सकता है, ये वाला तो नहीं है। राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये कहां दिया हुआ है, ये कोई फंडामेंटल राइट है ही नहीं। किसी को राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है क्या, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है आर्टिकल 16, लेकिन ये वाला तो कोई राइट है ही नहीं। अगर ये दे दें तो फिर आप सब पढ़ाई लिखाई छोड़ के सरकार के पास जाओगे, बोलोगे लाओ जॉब दो, क्योंकि वी हैव राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। This case is not violation of fundamental right. This case is the violation of fundamental right given under article 19. अब 19 नहीं भी पढ़ा था, पर ये इजी था एलिमिनेट करना, इसलिए आंसर आना चाहिए था। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कोई राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है क्या, नहीं, इसलिए आर्टिकल 16 को ध्यान से पढ़ना है। आंसर क्या हो जाएगा उसका, हाँ हाँ बी होगा ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ध्यान रहेगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। वैसे राइट टू इक्वालिटी भी हो सकता है क्या आंसर, हाँ। हो सकता है, तो इसमें आंसर वैसे ये सारे ही गलत है। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक ई ऑप्शन डाल देता तो उसमें बोथ ए एंड बी मेरे को देना पड़ता। क्यों, राइट टू इक्वालिटी में वैसे कहां वो ऑक्यूपाई कर लेगा। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो आर्टिकल 16 भी कहीं ना कहीं वॉलेट हो जाएगा यहाँ पर। तो आर्टिकल 16 भी वॉलेट होगा, 19 भी वॉलेट होगा, तो बोथ ए एंड बी शुड बी द आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो।
अब सिर्फ आंसर ही मत देना, पहले ये भी बताना कौन सा फंडामेंटल राइट की ये बात कर रहा है, वो किस रिगार्डिंग क्वेश्चन है। हो गया, बस अपने को 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए एक क्वेश्चन पढ़ने में। रियल एग्जाम में भी 120 मिनट्स और 100 क्वेश्चंस, मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन होना ही होना चाहिए। क्या आ रहा है इसका आंसर? हाँ, बी। चलो देख लेते हैं किसका बी आ रहा है, पहले तो ये बता दो, और बाकियों का क्या आ रहा है? बाकियों का क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो फिर हाथ क्यों उठा रही हो बी में? चलो देख लेते हैं, समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया? उसको भी नहीं आया? हाँ ठीक है, चलो देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू रियलाइज, देख लो क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस एज लेड डाउन इन द प्रीएम्बल। कहां पर दिया हुआ है? इक्वालिटी भी लाना है और जस्टिस भी लाना है। कहां पर ये बात करी है? प्रीएम्बल में बात करी। प्रीएम्बल में बहुत हवा हवाई बात करी है, वो देखना। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ द पीपल रिलेटेड टू। देखो इक्वालिटी और जस्टिस लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करके रखा है? सर्टेन क्लासेस के लिए क्या स्पेशल प्रोविजन बनाया इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशंस। बोल सकते हैं, अगेन रिजर्वेशन पे क्वेश्चन है, तो उनमें उसके लिए स्पेशल प्रोविजन क्या बनाया हुआ है? स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। क्या लेजिस्लेचर में है? हाँ बिल्कुल, उन लोगों के लिए। देखो अब यहां पर सिर्फ शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को मत लेना, इवन वुमेन्स के लिए भी इक्वालिटी और जस्टिस करना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन। बोल सकते हैं तो उनके लिए भी रिजर्वेशन के प्रावधान है, तो उनके लिए भी स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है क्या लेजिस्लेचर में? आंसर इज यस, तो 1 तो आएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बोलो। कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, ये सब बना के रखे हैं। हाँ, एजुकेशनल ग्रांट्स, क्या उनको एजुकेशन में ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं क्या? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वगैरह बना है, तो उनका काम भी क्या है? बोले उनको पैसा भी दो, थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करो ताकि वो लोग पढ़ सके और बराबरी पे आ सके। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 1, 2 एंड 3, दैट इज बी। इजी था ये वाला क्वेश्चन तो एकदम, है ना। सो these are special provision, there are special provision made for SC ST OBC and Anglo Indians। Anglo Indians मतलब Anglo Indians कौन है? जब अंग्रेज चले गए तो कुछ बच्चे इंडियंस और अंग्रेज के मिक्स हो गए, दैट इज एंग्लो इंडियंस, है ना, ध्यान रहेगा। एंग्लो का मतलब सिर्फ जरूरी नहीं ब्रिटिशर्स के बच्चे हो, गोवा में हो सकता पोर्तुगीज और इंडियंस के बच्चे रह रहे हो, है ना। दीज प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन पार्ट 16 फ्रॉम आर्टिकल 300 to 342। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल फार्टिकल, इतने आर्टिकल याद नहीं होते किसी को, अपने को लॉयर तो बनना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कितने क्वेश्चन है यार इसे? ध्यान रखना यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट गिवन टू सिटीजन टू इंश्योर सोशल, भी दिया हुआ है, सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। हाँ ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना, जो जनरल बातें करते हैं, इनके ऑल करेक्ट ही आंसर होते हैं, वो तुम लोग समझ गए हो। राइट टू वोट टू ऑल एलिजिबल सिटीजंस, ये क्या लाना चाहती है? पॉलिटिकल इक्वालिटी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लाना चाहता है? पॉलिटिकल इक्वालिटी। किसके बारे में बात कर रहा है? राइट टू वोट। राइट टू वोट किसको मिला है? एडल्ट सफरेज मिला हुआ है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, कि जो भी 18 से ऊपर है उन सबको क्या मिला हुआ है? राइट टू वोट, एक्सेप्ट उनको लॉ ने रोका ना हो। फॉर एग्जांपल अगर जेल में हो तो फिर वोट दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, अदरवाइज ऑल आर एलिजिबल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। ये क्या लाना चाहती है? पॉलिटिकल इक्वालिटी। क्यों? क्योंकि अगर आप वोट दोगे तो आप भी बराबर हो, प्रधानमंत्री भी बराबर है, राष्ट्रपति भी बराबर है, बिकॉज सारे वोट की वैल्यू क्या होती है? 1 या फिर इक्वल हो सकती है। नेक्स्ट क्या लिखा हो? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब कि वॉट एवर योर बिलीव्स, थॉट्स, एक्सप्रेशंस, आप उनको क्या कर सकते हो? ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हो। एक्सप्रेस कैसे? आपके कुछ थॉट प्रोसेस है तो आप बोल सकते हो, लेटर लिख सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, कोई गूंगा बह रहा है तो आऊ करके समझा सकता है, तो ये क्या हो रहा है? एक्सप्रेस करना। सो हमको राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हाँ, अभी हमको नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा करना है? आर्टिकल 19, उसके बारे में हम क्या बात करेंगे? राइट टू फ्रीडम। तो फ्रीडम में ये चीज दी हुई है। फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिलीव्स है क्या हमको? हाँ, क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट्स तो नहीं पढ़े, लेकिन हमने फंडामेंटल राइट जो 6 फंडामेंटल राइट्स है उसमें रिलीजियस फ्रीडम भी हमको दिए हुए हैं, वो हमने देख लिया। यस, सो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 1, 2 एंड 3, दैट इज डी। इजी था ये वाला क्वेश्चन तो एकदम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से 10 सेकंड में आंसर कर दो। रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, ओबीसी की बात इन्होंने करी थी, है ना। अब बाकी भी स्टेटमेंट देख लो। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट, अपन ने पढ़ा था लैंग्वेज के बेसिस पर कमीशन बने थे। कितने कमीशन बने थे? 3। सबसे पहला धार, एसके धार बोला, दूसरा जेबीपी कमिटी, तीसरा
फजल अली कमीशन, जिसको क्या बोलते हैं स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बोलते हैं। कब बना था 1953 में, जब पोटी श्री रामलू की डेथ हो गई थी आफ्टर मोर देन 50 डेज ऑफ फास्ट। डिजाइन ऑफ इंडियाज एजुकेशन पॉलिसी, इसका कोई रोल है क्या? ये तो अभी अपन ने देखा ही नहीं। डेवलपमेंट ऑफ पंचशील प्रिंसिपल, ये तो क्या थे, नेहरू जी लाए थे, हिंदी चीनी भाई भाई है ना, बोले 5 एग्रीमेंट तुम भी फॉलो करना हम भी फॉलो करेंगे। चाइनीज ने बोला बहुत अच्छी बात है, करते हैं दोनों फॉलो। तो ये पंचशील। और कोई है क्या? लास्ट क्वेश्चन, ये इसका तो आंसर ठीक है, इजी है। इंदिरा साहनी को एक बार रिकैप करना है तो ये वाला मैं हट जाता हूँ, आराम से देख लेना घर पे जाके। ये लो, सिर्फ क्वेश्चन मैंने बताया पॉलिटी में पूरे लक्ष्मीकांत के 50 चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए क्वेश्चंस के थ्रू करोगे तो सब चीजें याद हो जाएंगी। 1, 2 and 4 होना चाहिए। क्या है ए? देखो ऑप्शन हमेशा गलत नहीं है, बस एक बार गलत निकल गए ना तो ये मत बताओ 1, 2 and 4 होना चाहिए, इनमें से क्या आ रहा है वो बताओ बस। समझ गए? पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ सिटीजन रेफर्स टू, पॉलिटिकल इक्वालिटी के 2 मतलब होते हैं, हम लोगों ने पहले भी देखे थे। एक तो यू शुड हैव राइट टू कंटेस्ट फॉर पॉलिटिकल ऑफिसेस, कि आप भी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सको, आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ सको, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सको, पहला तो ये। और दूसरा यू शुड हैव इक्वल वोटिंग राइट, सबके वोट की वैल्यू क्या होना चाहिए 1, तभी तो क्या आएगी पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी में 2 ही चीजें ढूंढना है, राइट टू कंटेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिसेस एज वेल एज राइट टू वोट। अच्छा वैसे पॉलिटिकल इक्वालिटी सिटीजंस के लिए बोल सकते हैं अवेलेबल रहती है, बोथ राइट टू वोट एज वेल एज राइट टू कंटेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिसेस। अच्छा एक बात बताना, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए सब लोग एलिजिबल है क्या? यस, लेकिन उसके लिए आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि भैया मुझे सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज है तो अब मेरे को भी जज बना दो। आप जज बनो, लेकिन यू शुड हैव प्रायर क्वालिटीज, रिक्वायर्ड क्वालिटीज भी होना चाहिए, और वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेट डिसाइड कर सकता है। 1 वोट 1 सिटीजन 1 वोट, ये बात सही है क्या? पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब यही है, 1 सिटीजन 1 वोट, हाँ यही चलता है। राइट टू कंटेस्ट पब्लिक ऑफिस विदाउट अनड्यू डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट अनड्यू डिस्क्रिमिनेशन मतलब हर कुछ नहीं, जैसे लालू यादव को रोक दिया चुनाव लड़ने से, क्यों डिस्क्वालीफाई, चारा घोटाला हो गया। या मान लो कोई ने ऐसा अपराध कर दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला अब आप 6 साल चुनाव नहीं लड़ोगे, सो ये तो क्या है, लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई करा। लेकिन अगर बिना ऐसे आप किसी को रोक सकते हो क्या? नहीं। सो आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते राइट टू कंटेस्ट पब्लिक ऑफिस में। राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ऐसा कोई राइट है ही नहीं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना बार बार। और क्वेश्चन क्या होते हैं रिपीट। इक्वल सोशल स्टेटस, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल इक्वालिटी। इक्वल सोशल स्टेटस, क्या सबका सोशल स्टेटस एक जैसा होता है? डिफिकल्ट है वो इक्वालिटी लाना, और वो पॉलिटिकल इक्वालिटी में भी नहीं आता है। सो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 1 and 2, ठीक है। सो आंसर ए है, इजी था ये वाला भी। पॉलिटिकल इक्वालिटी मैंने दिया हुआ, इक्वल वोटिंग राइट्स एंड ऑल आर एलिजिबल फॉर पॉलिटिकल ऑफिसेस। 1 man 1 वोट अकॉर्डिंग टू BR अम्बेडकर, इसको क्या बोलते हैं? इट इज द हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये ध्यान रखना किसने क्या कमेंट्री दी है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? हाँ, प्रीएम्बल को। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? वो तुम लोग देख लेना घर पे, मुझे नहीं पता, ध्यान रहेगा, है ना। अब और क्वेश्चन है क्या? अरे बाप रे, चलो लास्ट और देख लो। बी, एक बार सोच विचार कर लो, वैसे आराम से पहले पूरा पढ़ लो। ए, ठीक है, डी और हाँ, चलो क्या आ रहा है सब लोगों का? बी, ए और बी में आ रहा है। चलो देख लेते हैं। विच इज, सॉरी, व्हाट इज दैट which best define the idea of equality in liberal democratic society। लिबरल मतलब लिबर्टी है लोगों को, अमेरिका वाली फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाली लिबर्टी है। क्लास 9 की पॉलिटी की बुक पढ़ ली सबने, आज वो भी लेते हुए जाना घर पे, उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह तो खुद से फिनिश कर लोगे। हिस्ट्री की बुक में भी दिया हुआ है 9-10 की क्लास में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ये सब तुम लोग खुद से निपटा लेना, बड़ा ईजी है। तो किसके बारे में बात कर रहा है? इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेसी का मतलब भी अपन ने देखा था, पीरियोडिक इलेक्शन होना चाहिए, है ना।
एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिफरेंसेस, ये कर सकते हो क्या? सारे डिफरेंसेस खत्म कर दो। क्या इंडिया में डिफरेंसेस हैं? रिजर्वेशन अपने आप में डिफरेंसेस क्रिएट करता है लोगों के बीच, तो एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस तो इक्वालिटी वाली बात नहीं करेगा। अपॉर्चुनिटीज एंजॉय बाय सिटीजन मस्ट नॉट बी प्रीडिटरमाइंड बाय बर्थ और सोशल सर्कमस्टांसेस, यही है क्या इक्वालिटी का मतलब? हाँ, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि सबको बराबर रख दो। अगर सबको बराबर रख दिया तो आपने तो अनजस्टिस कर दिया। आप गधे और घोड़े को साथ बिठा सकते हो क्या? नहीं। अगर किसी में देखो, लेकिन हाँ दोनों को मौका बराबर मिलना चाहिए, गधे को भी घोड़े को भी। आईएएस की एग्जाम सब दे सकते हैं, लेकिन सब आईएएस बनते हैं क्या? नहीं। घोड़ा आईएएस बन जाएगा और गधा पीछे रह जाएगा। सो ध्यान रखना, लेकिन दोनों को एग्जाम तो देने दो, तभी तो इक्वालिटी आई। सो किसी को भी बाय बर्थ ये जज मत करो कि वो एग्जाम देगा या नहीं देगा, ये उसी की बात कर रहा। अपॉर्चुनिटीज एंजॉय बाय द सिटीजन मस्ट नॉट बी प्री डिटरमाइंड बाय बर्थ और सोशल सर्कमस्टांसेस। मतलब आपके पास ये वैसे कौन सा आर्टिकल है, सोच के बताओ कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, घुमा फिरा के। सी देखो तो आंसर तो मेरा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यहां पर, क्योंकि इजी था। अब फिर भी सी को देख लेते हैं। इक्वल रिसोर्सेज अलॉटेड टू ऑल सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, ऐसा है क्या? सबको इक्वल रिसोर्सेज अलॉटेड होते हैं क्या? है ना भाई, किसी को ज्यादा भी देता है स्टेट, किसी को कम भी देता है। लास्ट क्या बोल रहा? अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट गुड सर्विसेज टू ऑल सिटीजन्स, ऐसा होता है क्या? ऐसा कर दें तो दुनिया का, पूरे देश का बंटाधार एक दिन में ही हो जाएगा। क्या बोल रहा है? अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स, मतलब जो भी चीजें सरकार बनाती है, प्राइवेट बनाती है, उन सब लोगों को बांट दो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अरे इवन गवर्नमेंट भी चार्ज करती फॉर पब्लिक गुड्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल रेलवे इज अ पब्लिक गुड, क्या फ्री में अवेलेबल है क्या? अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस है क्या आपको किसी भी चीज का? अनरेस्ट्रिक्टेड मतलब बिना रोकथाम के एक्सेस मिलता है क्या? नहीं, पैसा देना पड़ता तब बैठ सकते हो। अदरवाइज गांधी जी के साथ क्या हुआ था साउथ अफ्रीका में? फेंक दिया था। पर कैसे फेंका था? ध्यान रहेगा। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी जल्दी देख लो। इंप्लाइज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी का, बड़ा ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल, फेवरेट है। इंप्लाइज दैट ऑल पीपल एज अ ह्यूमन बीइंग आर एंटाइटल्ड टू सम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप देयर स्किल्स एंड टैलेंट एंड टू परस्यू देयर गोल्स एंड एम्बिशन। सो सम पीपल कैन बी मोर सक्सेसफुल ऑल्सो, लेकिन अपॉर्चुनिटीज तो सबको बराबर मिलना चाहिए। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? नेक्स्ट फंडामेंटल राइट हमारा कौन सा दिया हुआ है? बोलो। हाँ, राइट टू फ्रीडम। कहां से कहां दिया हुआ? आर्टिकल 19 टू 22। अगेन पैटर्न तो वही रहेगा, पहले 19 आर्टिकल देखेंगे, फिर 20, 21, 22 फिनिश करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा टाइम किस में लगेगा? 19 में, 20 में और 21 में, है ना। वो 22 में भी लगेगा ही, समझ गए ना। टाइम तो सब में थोड़ा थोड़ा लगेगा, लेकिन स्पीड से खत्म होते चलेंगे फंडामेंटल राइट्स। किसी को कोई डाउट? क्वेश्चंस में मजा आया कि नहीं?